दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है एक मासूम सी दिखने वाली स्कूल की लड़की पिप से, जो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे मर्डर केस को चुनती है जिसे पुलिस 5 साल पहले ही बंद कर चुकी थी। सबका मानना था कि 5 साल पहले शहर की सबसे पॉपुलर लड़की एंडी बेल का मर्डर उसके बॉयफ्रेंड सलील ने किया था और फिर उसने भी खुद को खत्म कर लिया। लेकिन पिप को लगता है कि सच कुछ और है। उसे यकीन था कि सलील बेगुनाह है और बस इसी सच की तलाश में पिप इस खतरनाक केस की तह तक जाने का फैसला करती है। पर जैसे जैसे वो इस केस की परतों को खोलती है, उसे समझ आता है कि इस शांत से दिखने वाले शहर के हर बड़े चेहरे के पीछे एक गहरा और डरावना राज छुपा हुआ है। ब्लैकमेल, ड्रग्स, धोखा और एक के बाद एक होते मर्डर। पिप जितना सच के करीब पहुंचती है, खुद उसकी और उसके अपनों की जान पर खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। तो आखिर उस रात एंडी बेल के साथ क्या हुआ था? किसने फंसाया था उसके बॉयफ्रेंड को? और क्या पिप इस पूरे शहर के सामने असली खूनी का चेहरा बेनकाब कर पाएगी? देखेंगे आज की इस जबरदस्त कहानी में। कहानी एक बहुत ही अंधेरी और गहरी रात से शुरू होती है। एंडी बेल नाम की एक लड़की अपने घर जा रही थी। सामने से देखने में वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन उसके सिर के पीछे बहुत ही गहरा और गंभीर चोट का निशान था। अब कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। हम पिप नाम की एक लड़की को देखते हैं जो स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर जा रही थी। रास्ते में वो सभी लोग कुछ सामान खरीदने के लिए एक मॉल मतलब एक दुकान में जाते हैं। उस दुकान की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जिनका नाम था मिस पेंटन। पिप की नजर लगातार उन पर ही थी। पिप के दोस्त वहां से चुपके से ड्रिंक्स चुराने या फिर खरीदने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो सभी अंडर एज थे। इसलिए एक दोस्त पिप से बोलती है कि तुम मिस पेंटन पर नजर रखो ताकि वो काउंटर तक ना आ पाए। वो दोस्त लॉरेन अपना नकली आईडी कार्ड दिखाती और बोलती है, ये देखो, इसमें मैं 27 साल की हूँ, बस तुम अपना काम करो और हम सामान लेकर निकल जाएंगे। पिप घबरा जाती और मना करती है कि मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन उसकी दोस्त कारा जिद करती है कि तुम्हें यह करना ही होगा। पिप ना चाहते हुए भी मिस पेंटन को बातों में फंसाने और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस काम में एक्सपर्ट तो थी नहीं, इसीलिए घबरा जाती है। मिस पेंटन तुरंत समझ जाती है कि पिप बाकी लड़के लड़कियों के साथ मिली हुई है। चोरी पकड़े जाने के डर से वो सभी वहां से भाग खड़े होते हैं। भागते समय रास्ते में पिप को एंडी बेल का एक मेमोरियल दिखता है और वो एंडी को याद करने लगती है। घर आने के बाद हमें पिप के परिवार के बारे में पता चलता है। उसके सौतेले पिता का नाम विक्टर है, मम्मी का नाम लियन है और उसका एक स्टेप ब्रदर भी है जिसका नाम है जॉश। पिप अपने लिए नाश्ता बना रही होती है और अपने EPQ प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जाने वाली होती है। तभी विक्टर उसे बोलते हैं कि पहले जाकर कुत्ते को बाहर घुमा लाओ। जब पिप बाहर जाती है तो वो देखती है कुछ लड़के सिंह परिवार के घर की दीवार पर उल्टा सीधा लिखकर भाग रहे थे। ये देखकर पिप उन पर बहुत चिल्लाती है। वहाँ पिप को एक पुरानी बात याद आती है कि एंडी का पीछा करते हुए सलील सिंह वहाँ पर आया था और उसने पिप से पूछा था, क्या तुमने एंडी को देखा? मुझे उससे बात करनी है। इसके बाद पिप अपनी दोस्त कारा से मिलती है और उसे बताती है कि उसने अपने EPQ प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक ढूंढ लिया है और इसके लिए वो एंडी बेल के केस को सुलझाएगी। कारा चौंक कर बोलती है, लेकिन वो केस तो पहले से ही सॉल्व हो चुका है। उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसका मर्डर किया था। लेकिन असली बात ये थी कि सलील सिंह की तरफ से अदालत में कोई केस लड़ा ही नहीं गया था और आज तक एंडी की बॉडी मिली ही नहीं। पिप कहती है कि सलील पढ़ाई में बहुत अच्छा था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना चाहता था। वो मुझसे हमेशा बहुत अच्छे से बात करता था। वो एक अच्छा लड़का था और अच्छे लोग मर्डर नहीं करते। घर आकर पिप इस केस पर काम शुरू कर देती है। वो पुरानी वीडियो फुटेज देखती है जिसमें पुलिस की टीम मीडिया के सामने कह रही होती है कि एंडी को आखिरी बार चर्च स्ट्रीट में रात 10:30 बजे देखा गया था, लेकिन रात 10:38 बजे उसे लिटिल किल्टन इलाके के पास देखा गया। इसके ठीक 5 दिन बाद जंगल से 18 साल के सलील सिंह की लाश मिली। सलील दरअसल लापता लड़की एंडी बेल का बॉयफ्रेंड था। पुलिस का मानना था कि उसने अपना जुर्म पकड़े जाने के डर से खुद को खत्म कर लिया। सलील को आखिरी बार देखने वाला उसका छोटा भाई रवि था। अगली सुबह जब पिप अपने कुत्ते को टहला रही होती है तो वो रवि सिंह के पीछे पीछे चलने लगती है। रवि पीछे मुड़कर पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए क्या? पिप कहती है, नहीं, मैं बस टहल रही थी। दोनों बातें करने लगते हैं और रवि पिप के हाथ के बने मफिन्स खा रहा था। तब पिप मानती है कि यह मफिन्स एक तरह की रिश्वत थी। वो उसे अपने EPQ प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि स्टूडेंट्स को एक केस की जांच करनी होती है और वो एंडी बेल वाले केस की सच्चाई जानना चाहती है। ये सुनकर रवि गुस्से में आ जाता है और बोलता है, यहाँ से चली जाओ, इसी केस के वजह से मेरे भाई की जान गई। रवि की डांट से निराश होकर पिप जंगल के रास्ते घर लौट रही होती है। वहाँ वो पेड़ों की टहनियों पर पतले पतले काले रंग के रिबन्स बंधे हुए देखती है। वहाँ जंगल में एक शेड भी था जिसके अंदर एक गंदा सा गद्दा और बहुत सारा कचरा भरा हुआ था। वहाँ अक्सर हाई स्कूल के बच्चे आया करते थे। तभी अचानक पिप का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। पिप देखती है कि वहाँ से कोई भाग रहा था। वो उस
भागते हुए इंसान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। तभी अचानक वो लड़की सामने आ जाती है। असल में उसके कानों में ईयरफोन लगा हुआ था, इसीलिए वो कुत्ते भौंकने और पिप के चिल्लाने की आवाज सुन नहीं पाई। पिप उसे देखकर माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। वो लड़की एंडी बेल की बहन थी और वो भी मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, बहुत से लोग मुझे कोई और समझ लेते हैं। कारा के घर पर वो अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी पिप कारा की बड़ी बहन नियोमी की प्रोफाइल देखती है। उस प्रोफाइल में सलील सिंह भी होता है। इसलिए पिप कारा से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी बहन से बात कर सकती हूँ? कारा साफ मना कर देती है और याद दिलाती है, तुम्हें याद है ना, ये मामला अभी भी काफी सेंसिटिव है। तभी लॉरेन को हेस्टिंग्स की पार्टी में जाने का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो और कारा काफी खुश हो जाते हैं। हेस्टिंग्स उस शहर के सबसे रईस परिवारों में से एक था। पिप सबके लिए स्नैक्स लेने नीचे जाती है। असल में वो अभी कारा के घर में ही थी, इसीलिए वो चुप कर नियोमी के बेडरूम में चली जाती है और वहाँ नियोमी, एंडी और बाकी दोस्तों की तस्वीरें देखने लगती है। फिर जब पिप किचन में जाती है तो वहाँ नियोमी पहले से ही फोन लेकर बैठी हुई थी। दोनों के बीच बात शुरू होती है तो मौका का फायदा उठाकर पिप नियोमी से एंडी के बारे में कुछ सवाल पूछने लगती है। आगे वो बता देती है कि वो अपने EPQ प्रोजेक्ट के लिए इस केस को सॉल्व कर रही है। नियोमी गुस्सा नहीं होती और जवाब देने के लिए मान जाती है। पिप तुरंत अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लेती है। पिप पूछती है, शुक्रवार की रात 19 अप्रैल 2019 को क्या हुआ था? नियोमी बताती है कि वो सभी लोग अपने एक दोस्त मैक्स हेस्टिंग्स के घर पर पार्टी करने गए थे। सलील वहां से जल्दी चला गया था, करीब रात 10:30 बजे। पिप कहती है, मगर वो रात 12:50 तक अपने घर नहीं पहुंचा। नियोमी पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो? पिप बोलती है, सलील एक स्मार्ट लड़का था। अगर उसने एंडी का मर्डर किया होता तो वो जरूर अपने लिए कोई एलाबाई तैयार कर लेता। नियोमी रोते हुए बोलती है, सलील के पास एक एलाबाई थी। तभी वहाँ नियोमी के पिता आ जाते हैं, एलियट, जो कि उन्हीं के स्कूल में लिटरेचर टीचर हैं, और पिप को डिनर के लिए रुकने को बोलते हैं, मगर पिप वहाँ से चली जाती है। घर आकर पिप अपने दोस्तों की प्रोफाइल्स चेक करने लगती है। तभी उसे अभी तक उसे जितने भी सबूत मिले थे उन्हें वो अपने बोर्ड पर लगाने लगती है। अब उसके पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रात 10:30 बजे से 12:50 तक सलील सिंह कहाँ था। उसका शक मैक्स हेस्टिंग्स पर जाता है। अब उससे बात करने के लिए पिप मैक्स को मैसेज भेजती है। तभी पिप को एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ से बोलती है, आप चाहती थी ना कि मैं कोई पार्ट टाइम काम करूं, तो क्या आपको पता है कि हेस्टिंग्स की पार्टी में वेट्रेस की जरूरत है या नहीं? लॉरेन बोलती है, मैं पता करके तुम्हें बताती हूँ। पिप बोलती है, 2 लोगों के लिए पूछना, कारा भी मेरे साथ जाएगी। अगली सुबह हेस्टिंग्स की पार्टी में कारा और पिप वेट्रेस बनकर पहुंच जाती हैं। उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पिप ड्रिंक्स सर्व करते हुए सिर्फ मैक्स पर ही ध्यान दे रही थी और चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो घर के अंदर आती है और एंडी के पापा जेसन को फोन पर बात करते हुए सुनती है। वो अपनी छोटी बेटी बेका को डांट रहे होते हैं और उसे जल्दी पार्टी में बुला रहे थे। इसके बाद पिप एक कमरे में जाती है जहां उसे मैक्स मिलता है। मैक्स जान जाता है कि पिप उसका पीछा कर रही थी। पिप बोलती है, मुझे बस कुछ सवाल करने हैं। मैक्स बोलता है, मैं फ्री में कुछ नहीं करता, बदले में क्या दोगी? मैं जो भी जवाब दूंगा बदले में तुम्हें एक शॉट पीना होगा। पिप कहती है, मैं नहीं पीती, लेकिन कोई और रास्ता ना देखकर पिप ड्रिंक का ग्लास उठा लेती है और अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर देती है। वो पूछती है कि 19 अप्रैल 2019 को सारे दोस्त तुम्हारे घर पर थे। सलील सिंह कितने बजे वहां से निकला था? मैक्स बोलता है, पहले एक घूंट लगाओ। पिप ड्रिंक पीती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैक्स हंसते हुए बोलता है, सलील रात 10:30 बजे यहाँ से चला गया था। जेक और मैं गेम खेल रहे थे, नियोमी हमारे साथ नहीं थी। पिप पूछती है, नियोमी ने बताया कि सलील के पास एक एलाबाई थी, वो कौन था? मैक्स बताता है, वो एलाबाई हम थे, हमसे झूठ बुलवाया गया था। एंडी के गायब होने के एक दिन बाद सलील ने हमसे कहा था कि हम सब पुलिस को यही बताएं कि वो मैक्स के घर पर ही रात 12:15 बजे तक रुका था, क्योंकि उसके हिसाब से पुलिस का सारा ध्यान सिर्फ एंडी के लापता होने पर होना चाहिए था। पिप पूछती है, क्या तुम्हें एंडी पसंद थी? मैक्स बोलता है, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं था, ना हमारी कभी बातचीत हुई थी। फिर वो पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? पिप बोलती है, सलील बेगुनाह है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैक्स बोलता है, मैं जिस सलील को जानता हूँ वो कभी किसी को नहीं मार सकता, लेकिन उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया था और बिना वजह कोई अपनी जान नहीं लेता। इतना कहकर मैक्स पार्टी में चला जाता है और अपने पेरेंट्स की 25वीं एनिवर्सरी के लिए स्पीच देने लगता है। वहाँ पिप को एक अनजान आदमी मिलता है जो उसे धमकी भरी सलाह देता है, तुम दूसरों के मामले में कुछ ज्यादा ही घुस रही हो, तुम्हें पता है ना कि ऐसे लोगों का क्या हाल होता है। पिप ये सुनकर डर जाती है। तभी वहाँ कारा आती है और बोलती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो समझ जाती है कि पिप ने ड्रिंक पी रखी है और वो हंसते हुए कहती है, हमें निकलना चाहिए। पिप सोचने लगती है कि उस रात जो भी कुछ हुआ कोई भी उसे ठीक से बता क्यों नहीं रहा।
सबकी कहानी अलग अलग लग रही है। तभी कारा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता चला कि पिप ने नेओमी से बात की। कारा चिल्लाकर बोलती है, मैंने मना किया था ना कि मेरी बहन से बात मत करना। 5 साल पुरानी बात है, अब सबको भूल जाना चाहिए। तुम्हें ये सब खेल लग रहा है क्या? इससे सबकी जिंदगी फिर से उजड़ जाएगी। पिप चिल्लाती है, ये कोई खेल नहीं है, और वो भी गुस्से में वहां से चली जाती है। पिप उस दिन वाली बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही। जब 5 साल पहले सलील ने उससे पूछा था कि एंडी कहाँ गई, तो पिप ने उसे बता दिया था कि एंडी उस तरफ गई है। इसके बाद पिप सिंह परिवार के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। रवि की माँ दरवाजा खोलती है। पिप बोलती है, मैं रवि को एक जरूरी जानकारी देने आई हूँ। रवि की माँ निशा पिप से मजाक में पूछती है, क्या तुम किसी दूसरे दुनिया से आई हो क्या? फिर वो पिप को घर के अंदर बुलाती और अपने बेटे को नीचे आवाज देती है। रवि नीचे आता है। पिप बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। ये मेरे लिए सिर्फ कोई स्कूल प्रोजेक्ट नहीं, मैं सच में मानती हूँ कि तुम्हारा भाई सलील इनोसेंट था। रवि अभी भी गुस्से में था, इसीलिए पिप वहां से जाने लगती है, मगर रवि उसे रोकता है और पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा भाई बेगुनाह था? पिप बोलती है, क्योंकि मैं सलील को अच्छे से जानती थी, वो काफी अच्छा लड़का था और वो कभी बुरा नहीं कर सकता। ये सुनकर रवि उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है। रवि उसे सलील के कमरे में लेकर जाता है और उसे सलील का फोन दिखाता है। उस फोन में एक मैसेज था जिसमें सलील ने खुद कन्फेस किया था कि उसी ने मर्डर किया है। लेकिन पिप उस मैसेज को ध्यान से देखती और पकड़ती है कि सलील के बाकी सारे मैसेजेस में स्पेलिंग की बहुत गलतियां थी, लेकिन जिस मैसेज में जुर्म कबूल किया गया उसमें सारी स्पेलिंग और पंक्चुएशन, मतलब कॉमा, फुल स्टॉप एकदम परफेक्ट थे। इसका मतलब साफ था कि वो मैसेज सलील ने नहीं लिखा था। रवि बोलता है, यही तो हमें पता लगाना है कि ये मैसेज आखिर किसने लिखा था। पिप खुश हो जाती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत आगे तो बढ़ी। घर आकर पिप सलील के फोन के और भी मैसेजेस खंगालने लगती है। वो सलील और एंडी के बीच हुई सारी बातचीत को देखती है। उसे पता चलता है कि 17 अप्रैल से ही दोनों के बीच किसी बातचीत को लेकर अनबन चल रही थी। सलील ने लिखा था, जब तक तुम रुकोगी नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब बड़ा सवाल ये था कि सलील आखिर एंडी को किस बात के लिए रुकने को बोल रहा था। फ्लैशबैक में देखते हैं, जंगल में एंडी रोते हुए सलील से माफी मांग रही होती है। इसके बाद पिप एंडी बेल की बेस्ट फ्रेंड एमा हटन से मिलने के लिए जाती है, जो कि अब एक कैफे में काम करती है। पिप के इंटरव्यू में एमा बताने लगती है कि वो बहुत सालों पहले 3 फ्रेंड्स हुआ करती थी, वो खुद, एंडी और नेट। वो सभी प्राइमरी स्कूल में मिले थे और तब से साथ में थे। वो बताती है कि सलील बहुत ही ओल्ड फैशन था और उसके और एंडी के बीच कुछ फिजिकल हुआ ही नहीं था। असल में सलील को कोई भी ठीक से समझ ही नहीं पाया, उनमें तो कभी झगड़ा भी नहीं होता था। पिप पूछती है, अगर उन दोनों में झगड़ा होता तो क्या एंडी तुम्हें बताती? एमा बोलती है, बिल्कुल, हम एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते थे। पिप बताती है, मैंने तो मैसेजेस देखे और मैसेज पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों में झगड़ा हो रहा था, लगता है तुम समझ नहीं पाई। ये सुनकर एमा भड़क जाती और बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं जानती? वो गुस्से में जाने लगती और बोलती है, अब तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना। घर आकर पिप रवि को मैसेज भेजती है। तभी उसकी माँ कमरे में आती और देखती है कि उसकी बेटी एंडी वाले केस पर काम कर रही है। वो अपनी बेटी से बोलती है, मुझे अभी भी याद है कि सलील की बॉडी मिलने के बाद तुम 1 हफ्ते तक सोई नहीं थी। पिप कहती है कि सलील की डेथ मुझे तो अब तक समझ नहीं आई, आप मुझे रुकने के लिए तो नहीं कहेंगी ना? उसकी माँ बोलती है, मैं परेशान तो हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम बेल और सिंह परिवार से बात नहीं करोगी। इसके बाद वो और पिप आगे कॉलेज को लेकर बात करने लगते हैं। पिप अपनी माँ को खुश करने के लिए बोल देती है कि मैं ट्रिनिटी कॉलेज जाने के बारे में सोच रही हूँ, जहाँ उसके पापा भी गए थे। उसकी माँ बोलती है, पापा को तुम पर काफी प्राउड फील होता है। तभी रवि का मैसेज आता है जो उससे मिलने के लिए एक लोकेशन भेजता है। जब दोनों मिलते हैं तो रवि गुस्सा होता है कि आखिर वो दोनों मिलकर केस सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं। पिप उसे बताती है कि एमा के मुताबिक सलील और एंडी कभी झगड़ते नहीं थे और वो ये बताती है कि नेट कॉल नहीं उठा रही। रवि याद करके बताता है कि नेट की कुछ प्राइवेट तस्वीरें लीक हो गई थी, मगर किसने की थी ये अभी तक पता नहीं चला। रवि ये भी बताता है कि एंडी के पापा को सलील पसंद नहीं था। पिप पूछती है, ऐसा क्यों? रवि कहता है, क्योंकि सलील गोरा जो नहीं था इसीलिए। रवि दुखी होकर ये भी कहता है कि एंडी की बात सब करते हैं लेकिन सलील के बारे में कोई कुछ बोलता ही नहीं। पिप कारा के घर जाती है और डिनर बनाने में उसकी मदद करती है। कारा काफी दुखी थी और बोलती है, नेओमी के लिए काफी मुश्किल रहा है, मॉम की डेथ के बाद और फिर सलील की डेथ। पिप अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती और बोलती है, मेरे दिमाग में अगर कुछ आ जाता है तो मुझे और कुछ सूझता ही नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड्स का दिल भी दुखा देती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं केस पर काम करना बंद कर दूंगी। कारा मुस्कुराती और बोलती है, तुम जो कर रही हो वो करो, बस मेरी बहन को इससे दूर रखो।
पिप मान जाती है और फिर पूछती है, सुना है नेट की कुछ तस्वीरें लीक हुई थी। रवि ने मुझे बताया। बगल वाले कमरे से नेओमी सब सुन रही थी और बोलती है, अच्छा ही है कि नेट से तुम्हारा मिलना नहीं हुआ। वो ये भी कहती है कि नेट से उसका मिलना होता ही नहीं है। कारा बोलती है कि मैं और नेट अब एक ही टेनिस क्लब में हैं। अगले हफ्ते हमारा मैच है। अगले हफ्ते मैच के दौरान नेट टेनिस मैच हार जाती है और कारा मैच जीत जाती है। नेट गुस्से में वहां से चली जाती और पिप उसके पीछे पीछे जाती है। लॉकर रूम में ही पिप नेट का इंटरव्यू लेने लगती है। पिप पूछती है, आखिर सलील और एंडी इतने झगड़ते क्यों थे? नेट कहती है, एंडी का ध्यान किसी और पर चला जाता था, इसलिए सलील को थोड़ा गुस्सा आता था। उसने किसी नए के साथ सोना शुरू किया था और मामला तभी से बिगड़ा। पिप पूछती है, इसका क्या मतलब है? लेकिन नेट तैयार होती है और वहां से चली जाती है। पिप बाहर आकर देखती है कि नेट उसी लड़के के गाड़ी में बैठती है जो उसे पार्टी में मिला था। ये देखकर पिप अपने दोस्तों से बोलती है, हमें घर जाना चाहिए। अगले दिन पिप कारा के जन्मदिन के लिए रात भर ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं जाने से पहले पिप रवि से मिलती है और उसे नेट वाला इंटरव्यू सुनाती है। वो बताती है कि नेट को लेने के लिए एक लड़का गाड़ी से आया था जो मुझे पार्टी में भी दिखा था। रवि इसके बाद एमा का नंबर मांगता है और खुद को नेट बताकर एमा से मैसेज पर बात करने लगता है। रवि मैसेज करता है, क्या तुमसे एंडी के बारे में कोई बात करने आई थी? पिप लिखती है, शायद मैंने एंडी की लव लाइफ के बारे में उस लड़की को कुछ ज्यादा ही बता दिया। एंडी बदले में रिप्लाई करती है, उस बड़े लड़के के बारे में भी। अब ये उनके लिए एक नया क्लू था। इसका मतलब साफ था कि एंडी के 2 बॉयफ्रेंड्स थे। अब वो बड़ा लड़का अब उनका सबसे बड़ा सस्पेक्ट था। दोनों क्लारा के घर के सामने होते हैं और पिप रवि को अपनी दोस्त कारा से मिलाती है। पिप अपनी दोस्त को बताती है कि मैं रवि के साथ मिलकर इस केस पर काम कर रही हूँ। रवि फिर वहां से चला जाता है और इसके बाद बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। वो सभी पिप की गाड़ी में अपना सामान डालते हैं और फिर जंगल के ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। वहां सारा दिन सभी दोस्त पानी में मजे करते हैं और फिर रात में बॉनफायर जलाकर अच्छा वक्त बिताते हैं और दारू पी रहे होते हैं। तभी लॉरेन एंडी बेल मर्डर केस वाली बात छेड़ देती है और पिप से पूछती है, अपने 5 सस्पेक्ट्स के नाम तो बताओ। पिप उसे कहती है, लिस्ट में तुम भी हो, अब तुम ये बताओ कि तुम 19 अप्रैल 2019 को कहाँ थी? लॉरेन हंसकर बोलती है, मैं तो तुम्हारे घर स्लीप ओवर के लिए आई थी। कॉनर माहौल को थोड़ा डरावना करने के लिए उन्हें एक सीरियल किलर की कहानी सुनाता है। वो डक्ट टेप किलर की कहानी बताता है जो अपने शिकार के चेहरे पर टेप लपेट देता है और फिर उनका गला घोंट कर उन्हें मार देता है। इसके बाद लॉरेन बताने लगती है कि अब हम भूत बुलाने वाला गेम खेलेंगे। वो सभी लोग एक पेंसिल की मदद से एंडी की आत्मा को बुलाने का नाटक करते हैं। अचानक पेंसिल अपने आप हिलने लगती है जिससे वो लोग मजाक समझते हैं और सोचते हैं शायद हवा से हिल गया होगा, मगर बार बार उनके सवाल पूछने पर पेंसिल अपने आप हिल रही थी। कॉनर पूछता है, एंडी क्या तुम अभी भी यहीं हो? पेंसिल यस की तरफ इशारा करती है जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। अब आधी रात के समय लॉरेन टॉयलेट करने के लिए उठती है और अपने साथ कारा और पिप को भी ले जाती है। लॉरेन वहां पिप और रवि के बारे में थोड़ा मजाकिया अंदाज में बात करने लगती है। तभी अचानक उन्हें सामने टॉर्च की लाइट दिखती है जिससे वो लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है जंगल में कोई और है और पिप हिम्मत करके टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वो गिर जाती है। जैसे ही वो टॉर्च जलाती है उसे सामने कुछ नजर आता है और वो पीछे भागती है और लॉरेन उसे पकड़ लेती है। वापस टेंट में आकर वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उन्होंने किसे देखा। उन्हें लगता है शायद कोई हाइकर होगा जो रास्ता भटक गया होगा। फिर सब सो जाते हैं। तभी पिप को अपने तकिए के नीचे एक कागज मिलता है। उसमें लिखा हुआ था, टांग अड़ाना बंद करो। इसे देखकर वो घबरा जाती है और फिर रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह सब घर वापस जाने की तैयारी करते हैं। घर वापस आते समय पिप दिखती है कि रवि उसे मैसेज कर रहा था। कारा सोचने लगती है कि अब उनके हॉलीडेज खत्म होने वाले हैं और स्कूल में अब उनका आखिरी साल है। पिप इस बात से नाराज थी कि कारा ने उसे कभी बताया नहीं कि वो रूबी को पसंद करती है। कारा बोलती है, तुम्हें इन सब चीजों में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी छोड़ो, ये सब फालतू का क्रश है। पिप को डर था कि कहीं किसी तीसरे के आ जाने की वजह से उनके बीच की दोस्ती बदल ना जाए, मगर कारा उसे कस कर पकड़ती है और बोलती है, हम 4 साल के थे तब से दोस्त हैं, हमारे बीच कोई नहीं आने वाला। कारा जैसे ही गाड़ी से निकलती है पिप की नजर सामने मैक्स पर पड़ती है। नेओमी उसी से बात कर रही थी और शायद दोनों झगड़ा कर रहे थे। फिर पिप जब घर जाती है तो उसे एक और कागज मिलता है जिसे वो डरते हुए खोलती है, मगर उसमें लिखा हुआ था कि घर वाले शॉपिंग करने गए हैं और थोड़ी देर में लौट आएंगे। पिप राहत की सांस लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो फिर से उसी धमकी वाले कागज के बारे में सोचने लगती है और नेट की रिकॉर्डिंग सुनती है। रिकॉर्डिंग में भी उसने ऐसा ही कुछ कहा था कि टांग मत अड़ाओ। इसीलिए सस्पेक्ट लिस्ट में पिप अब नेट का नाम भी लिख देती है। फिर वो एक फोटो देखती है जिसमें उसे वही आदमी नजर आता है जो पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहना हुआ था। पिप रवि को अपने घर बुलाती है। रवि सामने बोर्ड पर सारे एविडेंस को देखकर हैरान था।
और पूछता है तुम्हें और कुछ पता चला क्या। पिप उसे डैन का फोटो दिखाती है जो नैट का भाई है और एक पुलिस ऑफिसर भी वही पार्टी में पिप से मिला था। रवि पूछता है कहीं यही वो बड़ा लड़का तो नहीं, मतलब एंडी का दूसरा बॉयफ्रेंड। पिप कहती है पता नहीं। फिर रवि तस्वीरों को इधर उधर लगाने लगता है। वो सोशल मीडिया प्रोफाइल के फोटोज को समय के हिसाब से लगा देता है और तीनों बेस्ट फ्रेंड्स की तस्वीरों को ध्यान से देखने को बोलता है। पहले की कुछ फोटोज में एंडी, एमा, नैट तीनों साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन एंडी के गायब होने के कुछ दिन पहले से ही वो तो तस्वीरों से भी गायब हो गई थी। इसका मतलब ये था कि जरूर बेस्ट फ्रेंड्स के बीच कुछ तो हुआ था। पिप पूछती है नैट की फोटोज कब लिख हुई थी। रवि बोलता है अप्रैल में। पिप सोचती है कि कहीं एंडी नहीं तो वो फोटोज लीक नहीं की थी। इसके बाद वो दोनों नैट से मिलने के लिए जाते हैं। नैट वहां अपनी दोस्त एमा से मिलने के लिए आई थी, मगर रवि सच बताते हुए बोलता है एमा वाला मैसेज हम नहीं किया था। पिप बोलती है हमें पता है एंडी ने तुम्हारी फोटोज लीक की थी। नैट हैरान हो जाती और पूछती है तो तुम्हें क्या लगता है बदले में मैंने उसे मार दिया? तुम सोच भी कैसे सकती हो? एंडी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। रवि बोलता है तुम लोगों का झगड़ा हुआ था उसके गायब होने से ठीक पहले। सलील के मरने से पहले मेरा भी उसे झगड़ा हुआ था। उस बात का दुख मुझे अभी भी है, शायद ऐसा ही दुख तुम्हें भी होगा। नैट इमोशनल होकर कहती है एंडी थोड़ी बदल गई थी, एकदम लापरवाह हो गई थी। वो ऐसे लड़कों के साथ रहने लगी थी जो ज्यादा खतरनाक हैं, इसीलिए मैंने बस उसे थोड़ा संभल कर रहने को कहा था, लेकिन उसने मेरी बात सुनी नहीं। रवि पूछता है किस लड़के से? नैट यहाँ मैक्स का नाम लेती है और कहती है वो थोड़ा सनकी है। वहां से निकलते वक्त पिप याद करती है कि मैक्स ने कहा था कि उसकी और एंडी की कभी बातचीत हुई नहीं थी। इसका मतलब ये था कि मैक्स ने झूठ बोला। इसके बाद रवि वहां से अपने घर चला जाता है, मगर पिप यू टर्न लेती है और सीधे मैक्स के घर चली जाती है। मिस्टर हेस्टिंग्स पिप को घर के अंदर जाने के लिए बोलते हैं। पिप सीधे मैक्स के कमरे में आती है जहां मैक्स नहाने के लिए गया हुआ था। पिप कमरे में इधर उधर देखने लगती है और उसे एक फोटो फ्रेम मिलता है। उस फ्रेम के पीछे एक कागज था जिसमें एंडी की एक बिकिनी वाली फोटो थी। पिप उस फोटो की तस्वीर अपने फोन से क्लिक करने लगती है, तभी मैक्स नहाकर बाहर आ जाता है। पिप उससे सीधे पूछती है क्या सलील जानता था कि तुम्हारा एंडी के साथ अफेयर था? मैक्स बोलता है हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, ये फोटो तो मुझे क्लासरूम में मिला था। फिर पिप मैक्स को एंडी और सलील के झगड़े वाले मैसेजेस दिखाती है। इसे देखकर मैक्स बोलता है मतलब सलील को पता चल गया था। इसके बाद मैक्स सारा सच बता देता है कि एंडी ड्रग्स बेचती थी। वो कहता है मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मैं उसे ड्रग्स खरीदता था और सलील को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पिप पूछती है क्या वो खुद एक ड्रग डीलर थी? मैक्स बोलता है नहीं, वो किसी और के लिए काम करती थी। पिप पूछती है किसके लिए? मैक्स कहता है वो मुझे नहीं पता। फिर वो पिप के करीब जाता है और बोलता है वो तुम्हें कैलामिटी पार्टी में मिलेगा और वो जगह तुम्हारे जैसे अच्छी लड़कियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है वहां अकेले जाने की? असल में कैलामिटी नाम की एक पार्टी होती थी जहां हाई स्कूल के स्टूडेंट नशे में डूबकर जमकर पार्टी करते थे। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां सलील और बाकी सारे दोस्त भी वहां पर एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद पिप अपने दोस्तों को कैलामिटी पार्टी में चलने के लिए बोलती है, जिससे कि लॉरेन और कारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। हर सेमेस्टर के शुरुआत में ये पार्टी होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस पार्टी के बारे में पता कैसे लगाया जाए क्योंकि हर किसी को इसका इनविटेशन नहीं मिलता। पिप अपने दोस्तों के साथ काम पर लग जाती है कि उन्हें किसी भी तरह इस पार्टी में जाना ही है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल देखने लगते हैं। लॉरेन अपने बॉयफ्रेंड एंड हेस्टिंग्स की वीडियो देखने में बिजी थी, तभी छानबीन करते हुए पिप से गलती से बेका बेल के एक फोटो पर लाइक हो जाता है और वो घबरा जाती है। उन्हें ऑनलाइन कैलामिटी पार्टी के बारे में कुछ भी पता नहीं मिलता सिवाय जंगल वाले उन काले रिबन्स के। तभी लॉरेन उन्हें एक पोस्ट दिखाती है जिसमें एक काला रिबन बना था और उस पर लिखा था बस और 5 रात। मतलब बात साफ थी कि आने वाले शनिवार को ही ये पार्टी होने वाली है। तभी कारा को उसकी बड़ी बहन नियोमी का मैसेज आता है। नियोमी भी अक्सर इस पार्टी में जाया करती थी। उसने बताया था कि जब भी शनिवार को ये पार्टी होती है तो उसके पिछले सोमवार को ही दोपहर 12 बजे इसकी लोकेशन भेज दी जाती है। अब 12 बजने ही वाले थे। पिप तुरंत एंट से मिलने के लिए जाती है जिसने अपनी प्रोफाइल पर एक डांस चैलेंज शुरू किया था, लेकिन उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए थे। पिप उसका ध्यान खींचने के लिए बोलती है तुम्हें तो एल्गोरिदम को समझने की जरूरत है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एंट तुरंत पिप को अपना फोन दे देता है क्योंकि उसे पॉपुलैरिटी की भूख जो थी। जैसे ही 12 बजते हैं एंट के फोन पर पार्टी की लोकेशन का मैसेज आता है जिसे पिप चुपके से देख लेती है और झटपट मोबाइल उसे वापस दे देती है। मैसेज में लिखा हुआ था ब्लैक बनाना बियर्स। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका मतलब है क्या।
क्योंकि ये किसी जगह का नाम तो नहीं लग रहा। लिटरेचर क्लास खत्म होने के बाद कारा के पापा भी उन तीनों की मदद करते हैं। उन्हें उन 3 शब्दों से एक लोकेशन ढूंढनी थी। वो जगह असल में एकदम जंगल के बीचों बीच में थी। पिप इस बारे में रवि को बता देती है और कहती है हमें उस ड्रग डीलर को ढूंढना होगा जिसके लिए एंडी काम करती थी। पिप रवि को भी साथ में चलने को बोलती है, लेकिन रवि वहां जाना नहीं चाहता। वो बस पिप से कहता है तुम्हें ये अकेले ही करना होगा, बस अपना ख्याल रखना। जब पिप अपने लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी तब कारा उसे पूछती है मुझे पता है कि तुम इस पार्टी में सिर्फ केस के सिलसिले में जा रही हो, वरना तुम कहाँ पार्टी करती हो। पिप उसे रूबी का नाम लेकर चिढ़ाने लगती है, मगर कारा को उम्मीद नहीं थी कि कभी उसके और रूबी के बीच कुछ होगा भी। कारा ये भी साफ कर देती है कि वो उस पार्टी में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि नेओमी ने कहा है कि वो पार्टीज बहुत खतरनाक हो सकती है। पार्टी का नाम सुनते ही पिप के मम्मी पापा आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कौन सी पार्टी की बात हो रही है। मम्मी बिना किसी रोक टोक के बोल देती है पैसे मेरे वॉलेट से ले लेना और कैब लेकर जाना। इसके बाद तीनों दोस्त रात के समय लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एकदम अंधेरे जंगल के बीचों बीच था। तीनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब था। सब नशे में डूबे हुए थे। वो तीनों एक कमरे के अंदर आते हैं जहां सब स्पिन द बॉटल गेम खेल रहे थे। गेम के आखिर में एक लड़की एक लड़के को लेकर अंदर कमरे में चली जाती है। लॉरेन को लगता है शायद ये कोई सेक्स गेम है। इतने में रूबी कारा को देख लेती है और उसे अपने साथ डांस के लिए ले जाती है। अब पिप लॉरेन के साथ उस गेम को खेलने के लिए बैठती है। तभी वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। बोतल घूमकर पिप की तरफ रुक जाती है। लॉरेन उसे बोलती है तुम अगर अंदर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मगर पिप हिम्मत करके उस लड़के डिलन के साथ अंदर कमरे में चली जाती है। डिलन कमरे में पिप को नशा देने की कोशिश करता है और बोलता है पिछले साल एक डीलर ने मुझे ऐसा ड्रग्स दिया था जिससे कोई भी हवा में उड़ सकता है। पिप पूछती है क्या वो डीलर यही है। डिलन पिप को अपने डीलर हावी से मिलाने के लिए ले जाता है, मगर वो खुद पीछे ही रुक जाता है और बोलता है तुम अकेले जाओ और थोड़ा संभल कर जाना। पिप हावी से मिलने के लिए एक कमरे में जाती है। हावी डिलन का नाम सुनते ही बोलता है उसके 60 पाउंड्स अभी भी बाकी हैं। पिप बोलती है वो पैसे मैं दे दूंगी, बदले में मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगी और हर सवाल के तुम्हें 20 पाउंड्स दूंगी। हावी मान जाता है। पिप पहले 20 पाउंड्स सामने रखती है और पूछती है क्या एंडी बेल तुम्हारे लिए ड्रग्स बेचती थी। हावी साफ कह देता है हाँ। अगले 20 पाउंड्स देने पर वो बताता है कि एंडी किस किस तरह के ड्रग्स बेचती थी। फिर वो अपने चेहरे पर बने एक निशान को दिखाता है और डराने के लिए बोलता है जेल में किसी ने मुझ पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया था। फिर वो हंसकर बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर पिप तो इस बात से एकदम डर गई थी। हावी आगे बताता है जब तक एंडी जिंदा थी तब तक मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि कोई भी एंडी के खूबसूरत और मासूम चेहरे पर शक नहीं करता था। मगर वो जब गायब हुई तो उसका बर्नर फोन भी नहीं मिला। अब पिप तीसरा 20 पाउंड का नोट रखती है और पूछती है तुम 19 अप्रैल 2019 को कहाँ थे। ये सुनते ही हावी बड़े डरावने तरीके से उसे धमकाता है और बोलता है क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी को मार सकता हूँ। फिर वो अजीब तरीके से हंसकर बोलता है और क्या पता अगर मैंने ही एंडी को मारा हो तो। हावी की ये बात सुनकर पिप बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भाग खड़ी होती है। बाहर डिलन पिप से मिलता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी जेसी नाम की एक लड़की वहां आती है और वो डिलन को वहां से भगा देती है। जेसी पिप को बाहर ले जाती है और उसे सावधान करती है कि ये पार्टीज खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए बस अपनी ड्रिंक पर नजर रखना। पिप को वहां काफी घुटन महसूस होती है तो वो तुरंत पार्टी से बाहर आ जाती है। बाहर खुली हवा में आने के बाद उसकी जान में जान आती है। फिर वो अपने घर पहुंचती है और डर की वजह से अपने भाई जॉश के पास जाकर सो जाती है। तभी उसे रवि का कॉल आता है, जो उस समय रात भर वीडियो गेम खेलने में अपना वक्त बिता रहा था। वो कहता है कि एंडी के गायब होने के बाद से सब मेरे परिवार को अजीब नजरों से देखते हैं, इसलिए मैं अपना सारा वक्त अपने कमरे में ही बिताता हूँ और वीडियो गेम खेलता हूँ। वो ये भी कहता है कि आज रात मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था। फिर दोनों कल मिलने का प्लान बनाते हैं। फोन काटने के बाद पिप अपने फोन पर एक मैसेज देखती है जिसमें किसी ने धमकी दी थी इस मामले को यहीं छोड़ दो। अगली सुबह एंडी के मेमोरियल के पास पिप को बेका मिलती है, जो एंडी की छोटी बहन है। बेका बोलती है मुझे पता है कि तुम एंडी के केस की जांच कर रही हो, मगर क्यों कर रही हो। बेका नाराज होकर जाने लगती है और पलटकर बोलती है कि लोग मरे हुए लोगों के लिए कुछ करने का ढोंग करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो ये सब सिर्फ खुद के लिए करते हैं। इसके बाद पिप रवि से मिलने के लिए जाती है, जो फिलहाल अपने काम पर था, मगर वो उसे मिलती नहीं है। बाद में रवि पिप को कॉल करता है और पूछता है तुम अभी कहाँ हो। पिप माफी मांगती है कि मैं आज मिलने नहीं आ पाऊंगी। रवि पूछता है कल पार्टी में क्या हुआ, मैं बस ये जानने के लिए एक्साइटेड था। तभी पिप से मिलने के लिए कार आती है और बताती है
कि उसके और रूबी के बीच सब कुछ कितना अच्छा रहा, लेकिन वो लोग भी पार्टी से जल्दी चले गए थे क्योंकि पिप अचानक गायब हो गई थी और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी। कारा माफी मांगती है कि उसने पिप को अकेला छोड़ दिया था। पिप कहती है कोई बात नहीं, गलती मेरी थी कि मैं बिना बताए चली गई। फिर वो आगे बताती है कि मैं कल एक ऐसे इंसान से मिली जो एंडी को जानता था। जब पिप घर पर होती है तो उसकी मां लियन उससे मिलने कमरे में आती और पूछती है कल रात कुछ हुआ था क्या, तुम अपने भाई जॉर्ज के साथ सो गई थी। पिप बोलती है बस अकेले सोने का मन नहीं कर रहा था। लियन पूछती है तुम्हारे डैड ने देखा कि तुम आजकल रवि से बहुत मिल रही हो, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। पिप बताती है कि वो बस अपने प्रोजेक्ट के लिए मिली थी। उसकी माँ बोलती है तुमने वादा किया था कि तुम उस परिवार से दूर रहोगी, इसलिए मैंने और तुम्हारे स्टेप फादर विक्टर ने डिसाइड किया है कि तुम इस टॉपिक पर काम नहीं करोगी, तुम स्कूल जाकर अपना ये टॉपिक चेंज करो। पिप अच्छी लड़की की तरह मान जाती है, लेकिन माँ के जाते ही पिप अपने बोर्ड पर हावी का नाम सस्पेक्ट के रूप में जोड़ देती है और ये सवाल भी लिखती है कि आखिर एंडी का बर्नर फोन कहाँ है। फिर वो रवि को मैसेज करती और कल मिलने के लिए बोलती है। जब वो दोनों अगले दिन मिलते हैं तो पिप रवि को बताती है कि एंडी अपने ड्रग्स एक टॉय रैबिट के अंदर रखती थी। उसके पास एक बर्नर फोन भी था जिसमें बहुत सारे सीक्रेट नंबर और मैसेजेस होंगे जिनके बारे में हमें नहीं पता, और वो सारी चीजें उसके घर में ही होगी। पिप बस बेल परिवार के सभी लोगों के बाहर जाने का इंतजार कर रही थी। रवि ये सुनकर एक्साइटेड तो होता है मगर बोलता है तुम एकदम पागल हो चुकी हो। बेका के घर से निकलते ही पिप उसके घर के अंदर जाने की तैयारी करती है। रवि गाड़ी में ही रुकता है ताकि कोई खतरा होने पर नजर रख सके। पिप को बाहर गमले के नीचे घर की चाबी मिल जाती है और वो घर के अंदर घुस जाती है। वो सीधे एंडी के बेडरूम में जाती है जहां उसे वो टॉय रैबिट मिल जाता है। वो उस खिलौने को फाड़ कर देखती है लेकिन अंदर कुछ नहीं मिलता। तभी रवि उसे वहां से निकलने के लिए मैसेज करता है मगर वो अपने फोन पर ध्यान नहीं देती। असल में बेका घर वापस आ गई थी। कमरे में पिप को एक डिब्बे के अंदर और भी बहुत सारा टॉय रैबिट मिलता है और वो उसे भी फाड़ने वाली होती है। तभी रवि दौड़कर कमरे में आता है और बताता है बेका आ गई। वो दोनों जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करते हैं और अलमारी के अंदर छुप जाते हैं, मगर उस फटे हुए खिलौने की थोड़ी सी रुई बाहर गिर गई थी। बेका कमरे के अंदर आकर फर्श पर गिरी हुई रुई देख लेती है और फिर अलमारी की तरफ देखती है, मगर जैसी वो अलमारी खोलने वाली होती है तभी घर की डोर बेल बजती है और वो नीचे चली जाती है। बेका के जाते ही वो दोनों अलमारी से बाहर आते हैं और उस दूसरे टॉय रैबिट को फाड़ते हैं। उसके अंदर उन्हें ड्रग्स मिलता है लेकिन वो फोन वहां नहीं था। जब दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं डैन वहां चेक करने के लिए आया था क्योंकि बेका ने उसे फोन करके कहा था कि घर में कोई घुस आया है। डैन पूछता है क्या मैं ऊपर जाकर चेक करूं। जब डैन और बेका किचन में बात करने में बिजी होते हैं तभी पिप और रवि दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, मगर भागते समय डैन उन दोनों को देख लेता है। इतने सारे ड्रग्स को देखकर पिप सोचती है कि एंडी बेल अंदर से एक ऐसी लड़की थी। रवि बोलता है शायद उसे पैसों की जरूरत थी इसीलिए वो इस रास्ते में उतर आई। पिप बोलती है ऐसा नहीं है, उसका खानदान काफी अमीर है और उसके पास तो 3 गाड़ियां थी। खिलौने के अंदर ड्रग्स के साथ एक कागज भी था जिसमें ड्रग्स और बायर्स के नाम सब कुछ कोड वर्ड में लिखे हुए थे। इसलिए पिप उस कागज को अपने पास रख लेती है और रवि से कहती है कि इन ड्रग्स को फेंक दो। रवि मजाक में कहता है कि मैं हमेशा से ड्रग डीलर बनना चाहता था। पिप इस बात पर मुस्कुरा देती है और तभी रवि उसके बालों में फंसी रुई निकालता है और यहाँ दोनों के बीच एक छोटा सा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। इसके बाद पिप भागते हुए अपने स्कूल पहुंचती है। वहाँ कारा के पापा एलियट उसे मिसेस ब्रैडशॉ से मिलवाते हैं जो पिप को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग देने वाली थी। मिसेस ब्रैडशॉ पूछती है कि तुम्हारा ईपीक्यू टॉपिक कौन सा है। अपनी माँ से किए वादे और डर की वजह से पिप झूठ बोल देती है कि उसका टॉपिक गॉथिक नॉवेल के फेमिनिज्म पर है। एलियट ये झूठ सुनकर भी कुछ नहीं बोलता और पिप वहाँ से चली जाती है। अब पिप उस कागज को डिकोड करने की कोशिश करती है क्योंकि उसमें खरीदारों के नाम सिर्फ एक अक्षर में लिखे हुए थे। तभी कारा उससे मिलने आती है लेकिन साथ में रूबी भी आ जाती है और कारा उसके साथ चली जाती है। पिप को उस कागज में एक नाम और सुराग लिखा हुआ दिखता है, आईवी हाउस होटल। पिप तुरंत रवि को मैसेज करती है और वहां के लिए निकल जाती है। बाकी दोस्त भी नोटिस करते हैं कि पिप आजकल उन पर ध्यान ही नहीं दे रही। घर आकर वो तुरंत बाहर निकलने वाली होती है तो उसकी माँ पूछती है कहाँ जा रही हो। पिप अब झूठ नहीं बोलना चाहती इसलिए वो सच बता देती है कि उसे एक सुराग मिला है और वो और रवि उसे देखने के लिए जा रहे हैं। लियन गुस्से में बोलती है तुम नहीं जा सकती, मैंने कहा था टॉपिक चेंज कर दो। मगर हमेशा से एक अच्छी लड़की बनकर सबकी बात मानने वाली पिप इस बार बिना कुछ बोले घर से चली जाती है। रवि से बात करते हुए पिप बोलती है कि आईवी हाउस होटल में सबसे सस्ता कमरा भी करीब $200 का मिलता है जो कि बहुत महंगा है। ये सुनकर रवि पक्का हो जाता है कि एंडी वहाँ सनी के साथ तो बिल्कुल नहीं जाती होगी, जरूर ये उस ओल्डर गाय का
काम है और उसका नाम होटल के रिकॉर्ड्स में जरूर होगा। दोनों होटल पहुंचते हैं। पिप रिसेप्शन पर जाकर वहां के स्टाफ से बात करती है और बताती है कि वो एंडी बेल केस पर काम कर रही है और इस बारे में कुछ पूछना चाहती है, मगर रिसेप्शनिस्ट ठीक से बात भी नहीं करता। पिप सामने रखे रिकॉर्ड्स को देखती है और बोलती है, हमें जितना पता है वो लापता होने से पहले यहाँ आई थी, क्या हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं? मगर रिसेप्शनिस्ट साफ मना कर देता और बोलता है, अगर आप यहाँ रहना नहीं चाहते तो जा सकते हैं। तभी पिप को एक आइडिया आता है। कुछ समय के बाद रवि होटल का फायर अलार्म बजा देता है और सारे गेस्ट बाहर चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर पिप होटल के रिकॉर्ड्स देखने लगती है। वो एक रिकॉर्ड बुक उठाकर जाने वाली थी कि तभी गेस्ट वापस अंदर आने लगते हैं। पकड़े जाने के डर से वो ऊपर की तरफ भागती है और रवि के साथ एक कमरे में छुप जाती है। वो कमरा बिल्कुल आलीशान था। पिप वहाँ के बाथरूम में जाती है और अपनी एक सेल्फी लेती है। जब वो रवि को अपनी सेल्फी दिखाती है और उसे एंडी वाली फोटो से मैच करती है, वही फोटो जो मैक्स के घर पर मिली थी, तो दोनों जगह का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम मिलता है। इसका मतलब साफ था कि एंडी इसी होटल के कमरे में आई थी। रवि उसकी तारीफ करता है कि वो तो काफी स्मार्ट है। तभी वहाँ होटल का मैनेजर आ जाता है और दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं। पिप रिकॉर्ड्स को चेक करके बोलती है कि 17 तारीख को एक रिकॉर्ड है डेजी और जे के नाम पर यह नकली नाम है। मगर जब वो उसी नाम की हैंडराइटिंग को ड्रग्स वाले कागज की हैंडराइटिंग से मैच करती है तो दोनों मैच हो जाते हैं, यानी डेजी कोई और नहीं बल्कि एंडी ही थी। शाम को पिप अपने घर आती है, लेकिन उसकी माँ उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। पिप रिकॉर्ड्स में डेजी और जे के नाम के बगल में लिखे नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन वो नंबर काम नहीं कर रहा। फिर भी पिप उस नंबर को सीक्रेट ओल्डर गाय के नाम से सेव कर लेती है। तभी अचानक रिकॉर्ड्स के पन्नों को पलटते हुए उसे अपने ही डैड का नाम मिलता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाती है। अगली सुबह नाश्ते के वक्त पिप अपनी माँ से पूछती है, आपको याद है 5 साल पहले डैड अपनी दादी से मिलने के लिए अकेले नाइजीरिया गए थे, हम सब साथ क्यों नहीं गए? लियान बोलती है, मुझे लगा था कि बच्चों के लिए उतनी लंबी फ्लाइट ठीक नहीं होगी। पिप इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी और वो स्कूल जा रही थी। तभी ऑफिसर डैन उसे रास्ते में रोक लेता है और बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। पिप बोलती है, मुझे स्कूल जाना है। डैन गुस्से में बोलता है, तो तुम्हें उस दिन स्कूल याद नहीं था जब तुम एंडी के घर में घुस गई थी? डर के मारे पिप डैन की गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। डैन एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है और पिप को देखकर बोलता है, तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो, हम लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। पिप पूछती है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ थे? डैन बोलता है, वो लोग बहुत बुरे लोग थे, मगर मैं और मेरी बहन नैट एक दूसरे के लिए काफी थे। डैन बताता है कि कैसे एंडी के पापा जेसन ने हमेशा उसकी मदद की और उसे पुलिस की नौकरी दिलवाई। पिप उसे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? डैन उसे समझाते हुए कहता है, तुम जो कर रही हो उसे बंद कर दो। एंडी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा दुखी हैं। पिप बोलती है, सलील के पेरेंट्स भी दुखी हैं। डैन गुस्से में बोलता है, लेकिन उसने जो किया वो उसने खुद चुना था, मगर एंडी एक विक्टिम थी, सलील ही गुनहगार है। मैंने इस केस में काम किया है और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। पिप ये मानने से साफ इनकार कर देती है। डैन कहता है, तुम मानोगी ही क्यों? तुम्हारे परिवार को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। पिप पलटकर पूछती है, इसका क्या मतलब है? तब डैन उसे सलील का पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक वीडियो दिखाता है जिसमें सलील काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। जब पिप वापस स्कूल आती है तो वो फिर से उस पुराने दिन को याद करती है जब सलील उसे कॉरिडोर में मिला था। अब पिप के मन में शक पैदा होने लगता है और सोचने लगती है कि अगर सलील के अंदर सच में इतना गुस्सा था तो उस दिन उसने एंडी के साथ आखिर क्या किया होगा। तभी पिप से मिलने के लिए एलियट आता है और बोलता है, तुम्हारे प्रोजेक्ट का टॉपिक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। पिप बोलती है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी इस टॉपिक को छोड़ दूंगी। जब वो घर आती है तो उसकी माँ लियान उससे मिलती है। वो विक्टर के नाइजीरिया जाने वाली बात को लेकर पूछती है, तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब था? पिप बताती है, 5 साल पहले विक्टर एक होटल में रहने के लिए गए थे, मुझे रिकॉर्ड में उनका नाम मिला, वो नाइजीरिया नहीं गए थे। लियान मान जाती है, हाँ वो नहीं गए थे, ये सच है। उस समय हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, वो काम में बिजी रहते थे और मैं घर में 2 बच्चों के साथ फंसी रहती थी। मुझे लगा उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि असल में उन्हें बस एक ब्रेक की जरूरत थी। विक्टर सच में बहुत अच्छे इंसान है और रिलेशनशिप्स में तो मुश्किलें आते रहती हैं। शाम के समय खुद विक्टर पिप से बात करने के लिए आते हैं और सच बोलते हैं कि उस दिन होटल में कुछ भी गलत नहीं हुआ। पिप पूछती है, मैं कैसे मान लूं? विक्टर बोलता है, क्योंकि तुम जानती हो मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन पिप गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह वो रवि से मिलने जाती है और बताती है, ऑफिसर डैन ने मुझे सलील का इंट्रोगेशन वीडियो दिखाया जिसमें वो काफी गुस्से में था। रवि बोलता है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो वो गुस्से में तो होगा ही। पिप बोलती है, मगर वो पागल हो गया था, मैंने कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा। रवि उससे पूछता है, अगर तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के मर्डर का दोषी ठहराया जाए तो क्या तुम गुस्सा नहीं होगी? वो एंडी से प्यार करता था। पिप बोलती है, और प्यार में लोग बेवकूफियां करते हैं। रवि
रवि को भड़का हुआ देखकर पिप साफ कह देती है, मैं बस कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। सलील ने कहा था कि उसका एंडी के साथ झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन सच ये है कि उनका झगड़ा हुआ था। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। मैंने उस दिन एंडी और सलील को स्कूल में देखा था। एंडी रो रही थी और उसने मुझे चुप रहने को कहा था। फिर सलील आया और उसने मुझसे पूछा कि एंडी कहाँ है, तो मैंने उसे रास्ता बता दिया और अगले ही दिन वो गायब हो गई। पिप रोते हुए सोचती है कि काश उसने रास्ता ना बताया होता। रवि बोलता है, तो क्या होता? सलील उसका मर्डर कर देता? यही कहना चाहती हो ना तुम? पिप बोलती है, क्या होगा अगर हम दोनों शुरू से गलत हैं? रवि समझ जाता और कहता है, तो तुम ये सब अपने लिए कर रही थी, अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए? तुम बस ये चाहती थी कि सलील बेगुनाह निकले ताकि तुम्हारा गिल्ट मिट सके। रवि गुस्से में वहां से चला जाता है। पिप वापस घर जा रही होती है और डर में और गुस्से में अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। फिर वो एक जगह गाड़ी रोककर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद वो अपनी दोस्त कारा से मिलने जाती है। कारा उसे पूछती, आखिर हुआ क्या है? पिप कुछ भी नहीं बताना चाहती। कारा कहती है, लगता है मैं अपनी उस दोस्त पिप को जानती नहीं हूँ जो रवि के साथ काम करती है। पिप पूछती है, क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? कारा तुरंत हाँ कह देती है। इसके बाद दोनों नेओमी का मेकअप करने में लग जाते हैं। तभी कारा के पापा एलियट आकर बताते हैं कि टीवी खराब हो गया है, इसीलिए टाइम पास के लिए तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। कारा बोलती है, कोई बात नहीं, हम मोबाइल में मूवी देख लेंगे। एलियट हैरान रह जाता है कि आजकल मोबाइल में मूवी देख सकते हैं। बाद में जब नेओमी और पिप अकेले होते हैं तो नेओमी पूछती है, तुम्हारा केस कहाँ तक पहुंचा? पिप कहती है, कुछ भी सही नहीं चल रहा, लगता है मैं शुरू से गलत हूँ, शायद सलील ने ही एंडी को मारा था। तभी कारा के कमरे में वापस आते ही नेओमी वहां से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है, मेरे लैपटॉप को लेकर तुम दोनों मूवी देख लेना। और वो अपना पासवर्ड भी बता देती है। असल में वो पिप को एक तरह का हिंट दे रही थी। पिप तुरंत नेओमी का लैपटॉप खोलती है और वही चीज सर्च करती है जो नेओमी ने इशारे में कहा था। उसे मैक्स का एक सोशल मीडिया प्रोफाइल मिलता है जिसमें 19 अप्रैल की एक फोटो थी। उस फोटो में मैक्स, नेओमी और जेक सब नजर आ रहे थे और उनके पीछे घड़ी में टाइम रात के 12:06 बज रहे थे। पिप सोचने लगती है कि अगर सलील रात 10:30 बजे ही वहां से चला गया था तो आखिर ये फोटो कौन खींच रहा था, यानी कि सलील उस वक्त मैक्स के घर पर ही था और ये फोटो उसी ने खींचा। इसके बाद वो भागते हुए क्लास ऑफ 2019 रीयूनियन में पहुंचती है जहाँ एंडी की याद में उसकी छोटी बहन बेका स्पीच दे रही होती है। वहाँ मैक्स पिप से मिलता है और पुराने स्टूडेंट्स के फोटो को देखकर बोलता है, इनमें से कितने लोग हैं जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इमोशंस फील नहीं होते, शायद इसीलिए क्योंकि मेरी माँ से कभी मुझे प्यार नहीं मिला। तभी पिप की नजर नेओमी पर पड़ती है। वो उसके पास जाती और पूछती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? नेओमी डर कर उसे वहां से एक खाली क्लासरूम की तरफ ले जाती है। दूर से मैक्स और बेका एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं आखिर चल क्या रहा है। क्लासरूम के अंदर आते ही पिप चिल्लाने लगती है, सलील बेगुनाह था, वो रात 10:30 बजे गया नहीं था, वो 12:15 बजे तक तुम सबके साथ था, तुमने पुलिस से झूठ क्यों बोला? नेओमी फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल चुका था। पिप हैरान होकर सोचने लगती है, आखिर किसे क्या पता चल गया था। नेओमी पिप को असलियत बताती है। वो कहती है कि 5 साल पहले वो मैक्स और जेक के साथ कैलामिटी पार्टी में थी। न्यू ईयर का समय था और सब जश्न में डूबे हुए थे। जब तीनों घर वापस लौट रहे थे तब अचानक उनके सामने से एक गाड़ी आती है, मगर मैक्स नशे में था और काफी तेजी से गाड़ी चला रहा था, इसलिए दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तीनों डरते हुए गाड़ी से बाहर निकलते हैं। मैक्स नेओमी और जैक से बोलता है, तुम दोनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठो। इसके बाद मैक्स किसी को कॉल करता है और फिर गाड़ी के अंदर आकर वहां से सीधे चला जाता है। कुछ दिन बाद इस केस के बारे में सबको पता चला। वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन इस केस में उन तीनों का नाम कहीं भी नहीं आया। नेओमी बताती है कि पता नहीं मैक्स ने किससे बात की, लेकिन उनका नाम बच गया। फिर कुछ महीनों बाद जब एंडी गायब हुई और पुलिस ने उनसे सलील के बारे में पूछताछ की तो नेओमी के घर पर एक नोट डिलीवर हुआ था। उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था कि उन सभी को पुलिस से झूठ बोलना होगा कि सलील रात 10:30 बजे ही घर से चला गया था और इंटरनेट से पुरानी तस्वीरें भी डिलीट करनी होंगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन तीनों ने पहले जो एक्सीडेंट किया था उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। पिप ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी वहां मैक्स अंदर आता है। नेओमी उसे बता देती है कि मैंने पिप को सब सच बता दिया। इस वजह से मैक्स और नेओमी में कहासुनी हो जाती है। मैक्स उसे गले लगाता और समझाता है, जो होना था वो हो गया, अब इसके बारे में भूल जाओ। पिप बोलती है, लेकिन हमारे पास प्रूफ है। वो वही फोटो दिखाती है जो रात 12:06 बजे ली गई थी, जिस रात एंटी गायब हुई थी, और ये फोटो सलील नहीं खींची थी। मैक्स गुस्सा होता है और पिप पर चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
इतना कहकर मैक्स गुस्से में चला जाता है और नेओमी रोते हुए पार्टी में जाकर डांस करने लगती है। एक तरह से वो खुश भी थी क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ उसके दिल से हट चुका था। कारा जब पिप से ये सब जानती है तो वो काफी ज्यादा हैरान थी और सोचती है कि उसकी दीदी ने उसे ये सब क्यों नहीं बताया। पिप बोलती है शायद उसे लगा कि तुम उसे नहीं समझोगी या फिर उसे शर्म आती है। पिप उसे समझाती है कि तुम्हारी दीदी से गलती हुई, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुरी इंसान है। पिप बोलती है सलील को बेगुनाह साबित करने का एक और तरीका है जिससे तुम्हारी दीदी का नाम सामने नहीं आएगा। इसके बाद पिप अपने स्टेपफादर विक्टर से मिलती है। विक्टर अपनी गलती मानते हैं कि उसे पहले बस पैसा कमाना था और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी और इस सब की एक कीमत होती है। वो कीमत ये थी कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाए। विक्टर कहते हैं कि मुझे बस थोड़ा समय चाहिए था, एक ब्रेक, ताकि मैं खुद को लेकर कुछ सोच सकूं क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं था। बदलाव मुझ में जरूरी था। तुम लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो मुझ में थी। पिप इमोशनल होकर अपने पापा को गले लगा लेती है। अपने कमरे में आकर पिप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड पर लिखती है सलील इनोसेंट है। अब सवाल ये है कि किसने मैक्स और बाकी दोस्तों को ब्लैकमेल किया। रात के समय पिप अपने कुत्ते को देखती है खिड़की के सामने भौंकते हुए। तभी उसे धमकी देने वाले का एक मैसेज आता है। पिप खिड़की के बाहर देखती है और वो चेक करने के लिए बाहर जाती है कि कहीं कोई उस पर नजर तो नहीं रख रहा। कमरे में आकर वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। वीडियो में बताती है कि वो एंडी बेल वाले केस पर काम कर रही है। वो पूरी कहानी कल पब्लिश करने वाली है। इसके बाद वो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। रवि उसे मिलने आता है और पिप उसे वही फोटो दिखाती है जिसमें सलील रात 12:06 मैक्स और उसके दोस्तों की फोटो खींच रहा था। रवि समझ जाता है कि पिप ये फोटो पुलिस को नहीं दिखाना चाहती क्योंकि वो नेओमी को बचाना चाहती है। पिप बोलती है सिर्फ एक फोटो से बेगुनाही साबित नहीं होगी, मुझे बस कुछ और घंटे चाहिए ये देखने के लिए कि असली कातिल सच में सामने आता है या नहीं। रवि सोचता है जो कातिल 5 साल में सामने नहीं आया वो अब क्यों आएगा। पिप उसे धमकी भरे मैसेज दिखाती और बताती है कि आज रात भी उसका एक मैसेज मिला था। उसने जो वीडियो बनाया है उसे देखकर कातिल जरूर डर कर बाहर आएगा। रवि पिप के साथ है और वो रात में उसी के घर पर रुक जाता है। रात में दोनों वक्त बिताने के लिए पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये तो बस छोटा भाई जॉर्ज था जिससे कोई चीज टूट गई थी। अगले दिन उसका जन्मदिन था इसलिए वो बस अपना गिफ्ट चेक कर रहा था। पिप और रवि फिर कमरे में आकर बात करते हैं। रवि पिप की तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, सबके बारे में सोच रही है और इस केस को भी सॉल्व कर रही है। पिप बोलती है इस दुनिया में कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता, सब बस अच्छे और बुरे का मिक्स होते हैं। बात करते करते वो दोनों वहीं सो जाते हैं। सुबह होते ही पिप रवि को उठाती है और बोलती है मॉम डैड के उठने से पहले यहाँ से चले जाओ, अब मुझे कोई खतरा नहीं। जाने से पहले दोनों गले मिलते हैं। सुबह घर पर जॉर्ज के लिए बर्थडे पार्टी रखी जाती है जहाँ उसके बहुत सारे दोस्त भी आए हुए थे। तभी पिप को फिर से एक मैसेज आता है। वो मैसेज उस वीडियो को लेकर था जिसमें लिखा था तुम बहुत पछताओगी, इस केस को छोड़ दो अगर तुम उसे देखना चाहती हो तो। पिप घबरा जाती और सोचती है किसे देखना है। पिप घबरा कर रवि को कॉल करती है मगर वो एकदम सेफ था। फिर वो अपने पापा से पूछती है जॉर्ज कहाँ है। जॉर्ज भी उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो घबराते हुए इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर जब वो वापस लौटती है तो देखती है जॉर्ज अपना केक काट रहा था, लेकिन तभी पता चलता है कि उनका कुत्ता बारनी गायब हो गया है। पिप फिर से एक वीडियो पोस्ट करते हुए रोकर माफी मांगती है कि मुझे वो वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, मेरे पास असल में कोई सबूत है ही नहीं। इसके बाद पूरा परिवार जंगल में कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल जाता है मगर बारनी कहीं नहीं मिलता। जब पिप घर वापस लौटती है तो वो देखती है कि उसका कुत्ता बारनी मर चुका है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। परिवार वालों को लगता है कि शायद रास्ते में किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी होगी। पूरा परिवार मिलकर कुत्ते बारनी को दफना देता है। विक्टर चाहते हैं कि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं क्योंकि वो ढूंढना चाहते हैं कि उनके कुत्ते को आखिर किस गाड़ी ने टक्कर मारी। पिप डैन की फोटो देखती है और उसके बाद उससे मिलने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। डैन पिप को अंदर ले जाता है जहां पिप साफ साफ कह देती है कि मुझे सारा सच पता चल चुका है। असल में डैन ही वो पुलिस वाला था जिसे मैक्स ने उस रात एक्सीडेंट को छुपाने के लिए कॉल किया था। बाद में डैन ने ही मैक्स और उसके दोस्तों को ब्लैकमेल किया और उन पर सलील को फंसाने के लिए दबाव डाला। पिप ये सब सीनियर ऑफिसर को बताने जा ही रही होती है मगर डैन गुस्से में उसका रास्ता रोक लेता है। वो अपना गुनाह कबूल करते हुए बोलता है कि वो और एंडी एक दूसरे के करीब थे मगर उस समय एंडी सिर्फ 15 साल की थी। पिप चिल्लाकर बोलती है इसका मतलब तुमने उसका रेप किया। डैन बोलता है कि वो 15 की नहीं बल्कि 16 की थी। वो आगे बताता है कि मैक्स को इस बारे में पता चल गया था, मुझे डर था कि मेरी नौकरी चली जाएगी इसीलिए मैक्स मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। पिप सोचने लगती है कि अगर डैन ब्लैकमेलर नहीं था
तो फिर मैक्स और उसके दोस्तों को ब्लैकमेल किसने किया? डैन बोलता है आधी रात का समय था, किसी ने नहीं देखा था, पर पिप को पूरा यकीन था कि किसी न किसी ने तो उन्हें जरूर देखा था। इसके बाद पिप रवि से मिलती है। रवि को जब कुत्ते बार्नी की मौत के बारे में पता चला तो उसे पिप की बहुत चिंता होने लगती है। वो निराश होकर कहता है अब सच की कोई परवाह नहीं करता, लोगों को जो मानना है वो तो उन्हें मानेंगे ही। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ लियान देखती है कि उसकी बेटी पिप एग्जाम के लिए स्कूल नहीं गई है। वो उसे बहुत समझाती है कि उसे जाना चाहिए। पिप स्कूल पहुंचती है तो उसके दोस्त उसे गले लगाते हैं क्योंकि उन्हें भी बार्नी के बारे में पता चला। इसके बाद पिप अपना एग्जाम देती है। एग्जाम खत्म होने के बाद जब वो घर आती है तो सबके जाने के बाद पिप के फोन पर सीक्रेट ओल्डर गाय वाले नंबर से कॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ से नियोमी बात कर रही थी। नियोमी बोलती है मुझे बार्नी के बारे में पता चला, मुझे काफी दुख है। पिप हैरान होकर पूछती है ये नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? नियोमी बताती है मैक्स ने मेरा फोन तोड़ दिया था तो मैंने डैड के ड्रॉयर से ये पुराना फोन निकाल लिया। ये सुनते ही पिप के दिमाग में बिजली कौंधती है और वो शक भरी नजरों से नियोमी के पापा एलियट को देखने लगती है। फिर वो कारा और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में घर जाने लगती है। पूरे रास्ते पिप एलियट को अजीब और शक भरी नजरों से देखती है। गाड़ी से उतरते समय पिप चालाकी से अपना फोन गाड़ी की सीट के नीचे छुपा देती है। अब सभी दोस्त मिलकर मूवी एंजॉय करने के लिए कारा के घर आते हैं। इसी बीच पिप चुपके से एलियट के ऑफिस में जाती है और उनके प्रिंटर की प्रिंट आउट हिस्ट्री चेक करती है। वहां उसे उसी दिन का प्रिंट आउट रिकॉर्ड मिलता है जिस दिन उसे पहला धमकी भरा खत मिला था। वो प्रिंट आउट करती है और कागज को देखकर एकदम पक्का हो जाती है कि धमकी भरे खत एलियट ने ही टाइप किए थे। जब सभी दोस्त अंदर मूवी देख रहे थे तब पिप अपने लैपटॉप पर उस फोन को ट्रैक कर रही होती है जिसे उसने गाड़ी में छुपाया था। वो देखती है कि एलियट की गाड़ी कहाँ जा रही है। ट्रैक करते हुए पता चलता है कि एलियट 24 बर्नर्स लेन पहुंच चुके हैं। कारा बातों बातों में बताती है कि वहां तो उनका पुराना घर था जिन्हें उन्होंने सालों पहले बेच दिया। पिप तुरंत रवि को मैसेज करती है और लिखती है मुझे लगता है एंडी बेल जिंदा है और उसे 24 बर्नर्स लेन में कैद करके रखा गया है। पिप वहां जाने का फैसला करती है और अपनी दोस्त कारा को गले लगाकर तुरंत वहां से निकल जाती है। वो सीधे 24 बर्नर्स लेन पहुंचती है और अपना फोन वापस लेने के लिए एलियट की गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी एलियट उसके सामने आ जाता है। पिप निडर होकर बोलती है मैंने पुलिस को बुला लिया, मुझे पता है कि अंदर एंडी बेल कैद है, अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। एलियट हैरान होकर बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो, चलो अंदर चलकर खुद देख लो। पिप घर के अंदर जाकर चेक करने लगती है। वो एलियट को धमकी भरा खत दिखाकर बोलती है आप ही मुझे डरा रहे थे, आपको डर था कि मुझे सच पता चल जाएगा कि सलील को उस मर्डर के लिए दोषी माना गया जो असल में आपने किया था। एलियट बोलता है मैंने उसे नहीं मारा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। एलियट सच बताते हुए कहता है कि एंडी अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही थी और उसके घर के हालात भी ठीक नहीं थे। वो मदद के लिए मेरे पास आई थी। मेरी वाइफ के जाने के बाद मेरी भी हालत खराब थी, इसलिए एंडी और मैं करीब आ गए। पिप गुस्से में बोलती है आपको शर्म आनी चाहिए। एलियट आगे बोलता है बस 2-3 बार ही हुआ था और उसके बाद वो सलील को डेट करने लगी और हमारे बीच सब खत्म हो गया। पिप बोलती है एंडी के गायब होने के कुछ दिन पहले आप आईवी हाउस होटल में थे। एलियट बोलता है हाँ, वो मुझसे मिलना चाहती थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, पर मैंने मना कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद वो मेरे घर आई और उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने उसे 5000 पाउंड नहीं दिए तो वो हमारे रिश्ते के बारे में सबको बता देगी। मैंने मना किया तो वो पागल हो गई और चिल्लाने लगी। वो मुझे मारने लगी तो मैंने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दिया। उसका सिर एक कोने में टकरा गया और काफी खून निकलने लगा। मैंने एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन किया लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। एलियट की यह बात सुनकर पिप और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। तभी अचानक उसे ऊपर की पाइप से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही एलियट सतर्क हो जाता है मगर पिप तुरंत दौड़कर ऊपर जाती है। वहां कमरे का दरवाजा खोलने पर उसे एक और लड़की दिखाई देती है मगर वो एंडी बेल नहीं थी। पिप उस कमरे में बंद लड़की से बात करने लगती है। वो लड़की बताती है कि कैसे एलियट ने उसे बहला फुसलाकर किडनैप किया था। उस लड़की को लगा था कि एलियट सच में अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसके साथ यहाँ आ गई। असल में एलियट ने उस लड़की को एंडी समझकर ही किडनैप किया था क्योंकि उसका चेहरा एंडी से काफी मिलता जुलता था। वो लड़की आइला आगे बताती है कि एक दिन एलियट से बात करते हुए जब उसने उसकी तारीफ की थी और कहा था कि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो, तो एलियट ने कहा था कि तुम मेरे बारे में ये नहीं जानती। अगर मैं कहूँ कि मैंने किसी को मारा है तभी क्या तुम मुझे अच्छा समझोगी? एलियट ने यहाँ कबूल किया था कि उसी ने सलील को मारा था।
एलियट ने पहले सलील को ड्रग्स दिया और फिर उसका दम घोटकर उसे जान से मार दिया। ये सब सुनकर वो लड़की एकदम डर गई थी, मगर फिर भी वो खुद को बचाने के लिए उसकी तारीफ ही करते रहती है। उसने एलियट को ड्रिंक लाने के लिए नीचे भेजा और फिर मौका देकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई। इसी वजह से एलियट ने उसे उस कमरे में बंद कर रखा था। सारा खुलासा होने के बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और सलील को मारने के जुर्म में एलियट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिप ये भयानक सच जानकर पूरी तरह टूट चुकी थी, मगर उसके पापा विक्टर उसे आकर संभालते हैं। केस सॉल्व होने के बाद पिप अपने घर आती है और अपने कमरे का पूरा इन्वेस्टिगेशन बोर्ड साफ कर देती है। फिर वो रवि से मिलती है। रवि भी काफी खुश है कि आखिरकार सच दुनिया के सामने आ गया और उसके परिवार को इंसाफ मिला। उसे अब सच में अच्छा लग रहा था और ये सब सिर्फ पिप की वजह से मुमकिन हुआ। पिप मुस्कुराते हुए उसके करीब जाती और शायद उसे अपनी दिल की बात बोलने ही वाली थी, मगर तभी रवि बताता है कि वो अब कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से काफी दूर जाने वाला है। उसने अपने आगे के बड़े बड़े सपने बना लिए थे और अब वो इस छोटे शहर में नहीं रहना चाहता। पिप ये जानकर बहुत दुखी होती है। रवि उसे गले लगाता है और वहां से चला जाता है। ये साफ था कि पिप रवि के लिए फील करती थी, लेकिन अब उसका दिल टूट चुका था। स्कूल में आकर पिप और उसके दोस्त एलियट के गिरफ्तार होने को लेकर बात कर रहे थे। सब यही बोल रहे थे कि यकीन नहीं होता कि एलियट ने ही एंडी और सलील को मार दिया। तभी वहां कारा आती है। सब दोस्त मिलकर कारो को भी गले लगाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा गुनहगार हैं। पिप कारा के लिए सब कुछ ठीक करना चाहती थी, मगर कारा उदास होकर बोलती है अब सब कुछ कैसे ठीक होगा। यहाँ तक स्कूल में उनके लिटरेचर टीचर को भी अब बदल दिया गया था। घर आकर पिप अचानक फूट फूट कर रोने लगती है। वो सोच रही थी कि एलियट के गिरफ्तार होने से उसकी सबसे अच्छी दोस्त कारा की लाइफ बर्बाद हो गई और वो इसका दोष खुद पर देती है। मगर उसकी माँ लियान उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो एलियट की थी। सब लोग यही मान रहे थे कि एंडी को सलील ने मारा था और सलील का पूरा परिवार इस शर्मिंदगी और बेइज्जती में जी रहा था। अगर तुम ये सच सामने नहीं लाती तो सलील के साथ क्या हुआ ये कभी सच सामने नहीं आता और वो बेचारी लड़की जो उस घर में बंद थी वो भी कभी आजाद नहीं हो पाती। सारा सच तुम्हारी वजह से बाहर आया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अपनी माँ की बात सुनकर पिप के अंदर फिर से हिम्मत आती है। अब वो अपने कमरे में आकर फिर से कुछ कनेक्शंस जोड़ने लगती है। वो सोचती है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई फोटो के हिसाब से मतलब 14 सितंबर को उसके कुत्ते बारनी का मर्डर हुआ। उस दिन एलियट अपने दोनों बेटियों के साथ कहीं बाहर था। वो सोचने लगती है कि अगर एलियट यहाँ नहीं था तो उसके कुत्ते बारनी को मारने वाला आखिर कौन था। इसका जवाब ढूंढने के लिए वो जेल में बंद एलियट से मिलने जाती है। ऑफिसर डैन उसे समझा देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। पिप एलियट से पूछती है आपने मेरे कुत्ते बारनी को नहीं मारा और जो कोई भी है वो मुझे अभी भी धमकी दे रहा है। इसका मतलब इस केस में कोई और भी शामिल है। एंडी बेल को किसी और ने मारा है। एलियट कहता है लेकिन अब तुम्हारी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। पिप उससे पूछती है एंडी को पैसों की बहुत जरूरत थी, मगर क्या आपको इसकी असली वजह पता है। एलियट बोलता है हाँ, वो बिल्कुल पागल हो गई थी क्योंकि उसे यहाँ से भागने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। अगर वो यहाँ से नहीं जाती तो वो उसके साथ बहुत बुरा करता। पिप पूछती है कौन बुरा करता। एलियट बताता है एंडी के पापा जेसन बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग है। वो अपनी दोनों बेटियों को डरा धमकाकर घर में रखते थे और उनका कोई बॉयफ्रेंड बनना भी मना था। एलियट आगे बताता है जिस रात एंडी गायब हुई थी उस रात जेसन ने कहा था कि वो अपने दोस्त के साथ डिनर पर गया हुआ था, मगर मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहा था। उस वक्त मैं एंडी को जंगल में ढूंढ रहा था और तभी जेसन की गाड़ी मेरे पास से गुजरी थी। पिप ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। एलियट बोलता है मगर अब इस सच का कोई फायदा नहीं क्योंकि लोग मुझ पर ही उंगली उठाएंगे। मुझे पहले से पता था कि अगर एंडी गायब हुई तो लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, इसलिए मैंने सलील को मारने का प्लान बनाया ताकि उस पर सारा इल्जाम आ जाए और मैं बच जाऊं। पिप वहां से जाने लगती और पलटकर पूछती है जब जेसन आपके पास से गुजरे थे तो आपको याद है कि उनकी वैन किस कलर की थी। एलियट बोलता है ब्लू कलर की। पिप तुरंत दौड़कर रवि से मिलती है जो शहर छोड़ने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा था। पिप उसे बताती है एलियट ने देखा था कि जेसन उस रात जंगल में अपनी ब्लू कलर की वैन लेकर घूम रहे थे और पुलिस भी शुरू में उसी वैन को ढूंढ रही थी। हो सकता है कि एंडी अभी भी उसी वैन के अंदर हो, मगर रवि को अब एलियट की बातों पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं था। वो थक कर बोलता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम्हें भी अब रुक जाना चाहिए। पिप निराश होकर वहां से चली जाती है। वो खुद सच पता लगाने के लिए जेसन का पीछा करते हुए एक जंक यार्ड में पहुंचती है। पिप वहां उस ब्लू कलर की वैन को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक ढकी हुई गाड़ी मिलती है जो असल में वही ब्लू वैन थी। अचानक वहां जेसन के आने की आवाज होती है तो पिप डर कर वैन के अंदर ही छिप जाती है, मगर वहां काम करने वाली जेसी पिप को देख लेती और हैरानी से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। पिप बिना कुछ छुपाए सारा सच जेसी को बता देती है कि
उसे लगता है कि एंडी को गायब करने वाले या मारने वाले उसके पापा जेसन ही हैं, क्योंकि एलियट ने उस रात उनकी गाड़ी को जंगल में देखा था। जैसी ये सुनकर बोलती है ऐसा नहीं है, उस रात पापा यहाँ जंकयार्ड का अलार्म बंद करने के लिए आए थे, शायद इसीलिए एलियट ने उनकी गाड़ी को रास्ते में देखा होगा। जैसी आगे बताती है कि उसके पापा जेसन अपनी दोनों बेटियों को बहुत कंट्रोल करते थे, लेकिन उसकी भी एक बड़ी वजह थी। जैसी बताती है बेका मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन एंडी और बेका दोनों बहनें एकदम बेकाबू थी। दोनों हमेशा बस पार्टीज करती रहती थी और आखिर में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। 2019 की कैलामिटी पार्टी में बेका गई थी। वो एकदम नशे में चूर थी और किसी तरह वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रास्ते में गिर गई। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसे समझ आया कि उसका रेप हुआ है। बेका ने रोते हुए मुझे कॉल किया। उसकी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिया था और उसका रेप किसने किया ये आज तक पता नहीं चला। जब जैसी वहां से जाने लगती है तो पिप उसे उस दिन पार्टी में डिलन से बचाने के लिए और आज फिर से मदद करने के लिए थैंक यू बोलती है। पिप घर आती है और सोचने लगती है तो तब उसे याद आता है कि जो ड्रग्स बेका को दिया गया था उसे खरीदने वाला ज्यादातर टीटी नाम का बंदा था और ये टीटी नाम मैक्स के सोशल मीडिया यूजर नेम से बिल्कुल मैच करता था। अब पिप का पूरा शक मैक्स पर चला जाता है। वो तुरंत मैक्स को कॉल करती है और कॉल के बगल में चुपके से अपना वॉइस रिकॉर्डर भी ऑन कर देती है। पिप फोन पर सीधे मैक्स से पूछती है तुमने 2019 में बेका का रेप किया था, उसी ड्रग्स का इस्तेमाल करके जो तुम्हें एंडी ने दिया था ना। मैक्स फोन पर अपना गुनाह कबूल करते हुए बोलता है कि वो और बेका साथ सोए थे, लेकिन इसमें उन दोनों की मर्जी थी। पिप गुस्से में चिल्लाती है मर्जी तो तब होगी ना जब वो अपने होश में होती, और वो गुस्से में फोन काट देती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि घायल एंडी किसी तरह अपने घर पहुंचती है और उसकी छोटी बहन बेका दरवाजा खोलती है। प्रेजेंट में पिप बेका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। पिप बोलती है कि उस रात 10:38 बजे एंडी की गाड़ी में तुम थी, तुम्हारी बहन तो कब की मर चुकी थी। बेका घबरा कर उसे घर के अंदर बुलाती और पूछती है सुना है पार्टी में तुम्हारे साथ भी एक लड़के ने बदतमीजी की। पिप कहती है हाँ, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। बेका गुस्से में पूछती है कोई ऐरा गैरा लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है और तुम उसे ऐसे ही छोड़ देती हो, क्या ये सही है? बेका आगे कहती है जब मेरे साथ गलत हुआ था और मैंने अपनी बहन एंडी को बताया कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए तो उसे तो मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगी क्योंकि उसी ने वो ड्रग्स मैक्स को बेचे थे जिसकी वजह से मेरा रेप हुआ। पिप पूछती है आखिर एंडी ने ऐसा क्यों किया। बेका बताती है उसे पैसों की जरूरत थी, वो यहाँ से भागने वाली थी, कहाँ जा रही थी मुझे नहीं पता। वो डैड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर उस राक्षस डैड के पास मुझे अकेला छोड़कर वो खुद भाग रही थी, इसलिए मुझे काफी गुस्सा आया और मैं बेकाबू हो गई। असल में उस रात दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर काफी बड़ा झगड़ा हुआ था और गुस्से में बेका ने एंडी को धक्का दिया जिससे उसका घायल सिर दीवार या किसी चीज से टकरा गया और उसे दोबारा गहरी चोट लगी और वो वहीं पड़ी रही और तड़प तड़प कर मर गई। पिप उसे समझाती है एंडी पहले से ही घायल थी, एलियट के साथ भी उसका झगड़ा हुआ था, इसलिए देखा जाए तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बेका पूछती है देखना चाहोगी वो कहाँ है। इसके बाद दोनों गाड़ी से जंगल की तरफ निकलते हैं। दूसरी तरफ रवि का शहर छोड़ने का मन बदल चुका था, वो वापस लौट आता है। वो पिप की गाड़ी के पास आता है लेकिन आसपास उसे न पाकर वो कारा के घर चला जाता है। कारा उसे देखकर डर जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या लेने आए हो। रवि बोलता है मैं बस पिप को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वो कारा को बताता है कि जाते जाते पिप ने कहा था कि एंडी को एलियट ने नहीं बल्कि उसके डैड जेसन ने मारा है और अब वो कहीं मिल नहीं रही। कारा को भी अपनी दोस्त की फिक्र होती है और जबकि कारा हमेशा अपने फोन से पिप को ट्रैक करती थी इसलिए वो पिप का लाइव लोकेशन चेक करती है। दूसरी तरफ बेका पिप को जंगल में एक पुरानी गुफा के अंदर ले जाती है और एक गहरा गड्ढा दिखाती है जिसके अंदर उसने अपनी बहन एंडी की लाश को फेंका था। बेका अब पिप को भी उस गड्ढे में फेंकने वाली थी क्योंकि पिप सारा सच जान चुकी थी। तभी अचानक पिप के सिर में चक्कर आने लगता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। बेका बताती है तुम्हारी चाय में मैंने बेहोशी की दवा मिला दी थी। पिप हिम्मत जुटाकर उसे समझाती है इस सब की जड़ मैक्स है, हम वापस घर लौट सकते हैं। बेका गुस्से में उसे पकड़ लेती और बोलती है उन दरिंदों के साथ कभी बुरा नहीं होता और अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन पिप किसी तरह पूरी ताकत से उसे धक्का देती है और बाहर की तरफ भागती है, मगर ड्रग्स का असर होने की वजह से वो वहीं बेहोश होने लगती है। इतने में वहां पर उसे ट्रैक करते हुए कारा और रवि पहुंच जाते हैं और पिप को ढूंढ लेते हैं। कारा तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है और बेका पकड़ी जाती है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जब पिप के रास्ता बताने पर सलील स्कूल के कमरे के अंदर
अंदर एंडी से मिलने जाता है। एंडी वहाँ रो रही थी और कहती है कि मेरे डैड को पता चल गया, उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए। सलील उसे संभालता है और बोलता है पैसे फिर से आ जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और कुछ ना कुछ कर लेंगे। एंडी खुश होती है और उसे कल सुबह 10 बजे स्टेशन पर मिलने के लिए बोलती है। दोनों खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और आई लव यू बोलते हैं, किस करते हैं और फिर एंडी वहां से चली जाती है। यानी सलील सच में बेगुनाह था और वो एंडी से बेहद प्यार करता था। प्रेजेंट में पिप अपनी माँ लियान को अपना EPQ प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाती है। उसकी माँ बहुत इम्प्रेस होती है कि एक अनसुलझे मर्डर केस को उसकी बेटी ने अकेले सॉल्व कर दिया। वो कहती है कि इससे अच्छा प्रोजेक्ट और क्या हो सकता है। पिप अब सोचती है कि क्या उसे सच में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके डैड वहाँ गए थे। लियान अपनी बेटी से बोलती है तुम जो भी डिसीजन लेना चाहती हो ले सकती हो। वो प्यार से अपनी बेटी को गले लगा लेती है। इसके बाद पिप मैक्स से मिलने के लिए जाती है। मैक्स चालाकी दिखाते हुए बोलता है बेका कितनी बड़ी साइको है, तुम्हें अब पता चल ही गया होगा, इसलिए वो मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही थी। पिप उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है लेकिन मुझे तो बेका पर पूरा भरोसा है। मैक्स गुस्सा होकर बोलता है तुम तो करोगी ही, क्योंकि तुम भी तो उसी की तरह साइको हो। पिप बोलती है कम से कम मैं लोगों को ड्रग्स देकर उनके साथ रेप तो नहीं करती। वो बिना डरे मैक्स के एकदम करीब जाती है और बोलती है मैं उस हर इंसान की मदद करूंगी जिसको तुमने नुकसान पहुंचाया। वो उसका कंधा थपथपाती है और वहां से चली जाती है। पिप जो पहले काफी डरी सहमी रहती थी, हमेशा गुड गर्ल बनी रहती थी, आज उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस और हिम्मत आ चुका था। आखिर में वो रवि से मिलने के लिए जाती है। इस बार दोनों बिना एक भी पल गवाए एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी प्यारे और रोमांटिक मोमेंट के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन भी जल्दी आ जाएगा। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।